कैसे हो बच्चों? कल आपने घर जाकर क्या क्या पढ़ा? अच्छा, तुमने क्या पढ़ा भाई? ओके, तो प्रॉपर रिवाइज कर रहे हो सारे लोग। वेरी गुड, मजा आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोर्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, और फोर्थ लेक्चर में देखो आज हम बहुत सारी चीजों को फिनिश करने वाले हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल की भी स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है बोहर्स मॉडल, उसको भी पढ़ डालेंगे। कैसे रेडियस का डेरिवेशन निकल के आता है, कैसे एनर्जी का डेरिवेशन निकल के आता है, कैसे वेलोसिटी का डेरिवेशन निकल के आता है, सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखो, अब हम अगर कल हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी तो हम आपको बता दें कि प्लांक कांस्टेंट क्या होता है। क्या बता दें आपको? प्लांक कांस्टेंट। तो लिखो द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। अगर वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट की अगर बात करें, किसकी बात करें? द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट की बात करें तो देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। क्या होता है प्लांक कांस्टेंट? द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? तो देखो क्या होती है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, यानी कि H 6.67 इंटू 10⁻⁻31 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक, यहीं पर H इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। यहीं पर अगर बात करें H की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग, 27 अर्ग। ठीक, ये हो गई प्लांक कांस्टेंट H की वैल्यू। H की वैल्यू हो गई है, यानी कि प्लांक कांस्टेंट H की वैल्यू ये आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इस पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है तो इस पर बनने वाले क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे। क्लियर बात? अब आपको अर्ग में दिया है तो आप अर्ग में यूज कर सकते हो, आपको किलो जूल में दिया है तो आप किलो जूल में यूज कर सकते हो, और आपको जूल में दिया है तो आप जूल में यूज कर सकते हो। बात क्लियर यहां तक? कोई डाउट? बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट है? नहीं? ठीक, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 1। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो इधर। कैलकुलेट, लिखो कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट, ऑफ सोडियम लाइट। लिखो, फिर से एक बार रिपीट करूं? अच्छा, लिखो कैलकुलेट द एनर्जी, लिख लो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट, ऑफ सोडियम लाइट, सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ, ऑफ वेवलेंथ, ऑफ वेवलेंथ इज 5.88, कितना है? 5.88, 5.88, 5.88 इंटू 10⁻⁻16, 10⁻⁻16 मीटर। क्या है? 10⁻⁻16। ठीक है, क्या लिखा?
वेवलेंथ कितने दी है? 5.88 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 मीटर दी है। ठीक, नोट करो। हाँ भाई, तुम दिखाओ अपनी कॉपी, क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, मीटर। अब आगे लिख लो मीटर इन जूल, इन जूल में कन्वर्ट नहीं, कैलकुलेट करना है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलो भाई। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन, बोलो, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, आपसे पूछा है, क्वेश्चन में दिया कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। आपको किसी भी फोटोन की क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या लगाओगे? E इज इक्वल टू एच न्यू। अब देखो, यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, तो इसका मतलब H इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। यानी कि H की वैल्यू जूल में रखो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। C की वैल्यू रखो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन, ये कितना है बेटा मीटर? 5.88 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16। जरा बताओ यार, कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। भैया कैलकुलेशन करो, जेई का गोला आपको भरना है, नीट का कितना वैल्यू आ रही है? 3.38 10 टू दी पावर माइनस 10, ये आ रही है ना एनर्जी, किसमें? जूल में। ठीक, किसमें आ रही है? जूल में पूछी गई थी एनर्जी, इन जूल। ठीक है, यानी कि क्या आया, इन्होंने सही कैलकुलेट किया एकदम, कि इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3.38 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल, यही आंसर आएगा। बात क्लियर मेरी? ठीक, अब देखो, अब अगर इतनी वैल्यू आ गई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको मैं रफ करता हूं और लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी of photon. Calculate the frequency and energy of photon. Calculate the frequency and energy of photon of wavelength is 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ कितनी दी गई है? 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर बताओ कितने मीटर होते हैं? 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर हो गया। बात क्लियर है यहां तक? देखो आगे, यानी कि अब आपसे पूछी फ्रीक्वेंसी न्यू और पूछी एनर्जी ऑफ फोटोन, तो कैसे निकालोगे? देखो भाई समझो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। क्या पढ़ा है? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एक तरीका तो आपके पास ये हो गया कि आप यहां से पहले क्या निकाल लो? एनर्जी निकाल लो। यानी कि एनर्जी कैसे निकालोगे? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। लैम्डा है 4000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। यहां से कैलकुलेट कर लोगे क्या? एनर्जी। अब एनर्जी अगर आपने कैलकुलेट कर ली तो E इज इक्वल टू होता है एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू। आपको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो न्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? E अपॉन एच आ जाएगा। तो E की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हो, बोलो भाई। और H आपको पता है कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। बात क्लियर? यानी कि E अपॉन एच फटाफट क्या आ जाएगा? आप यहां से फ्रीक्वेंसी भी आएगी, और जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो किसमें होगी? हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स में होगी। बात क्लियर? इतना आप कैलकुलेट कर लोगे, सारा डेटा रख के। E आपको पता है
कि ई जो यहां पर आएगा वो ई यहां रखोगे और क्या निकल आएगी, आपको वैल्यू निकल आएगी। कैलकुलेशन कर सकते हो, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बात क्लियर है एकदम, ठीक है। इस कैलकुलेशन को क्या है, आप कर लेना। यहां तक बात समझ में आ गई एकदम, बात क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो अब देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट इसको। अब देखो अब यहां से या तो एनर्जी कैलकुलेट करोगे पहले, या तो तब उस वैल्यू को रखो। लेकिन न्यू, ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक। सी आ गया 3 इंटू 10 टू दी पावर, इसको मत अप्लाई करो आप, इसको अप्लाई करोगे ज्यादा लंबी कैलकुलेशन जाएगी। आपने यहां से एनर्जी निकाल ली, ठीक है। एनर्जी निकालने के बाद आप क्या करो, यहां पर लगाओ सीधे सीधे न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये लगा लो। ये भी सही इस बच्चे ने बताया। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू 4000 इंटू 10 टू दी पावर -10। कितना आ रहा है आर्यन बाबू, जल्दी बताओ कैलकुलेट करके। 0.75 इंटू 10 टू दी पावर 15 ये आ रहा है हर्ट्ज। ये लो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कैलकुलेट कर लेना अपने आप लोग। क्लियर बात है यहां तक, ठीक है भाई। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो अगला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द एनर्जी calculate the energy of calculate the energy of calculate sorry हाँ calculate the energy sorry बेटा, calculate the lambda, ये लिखो calculate the lambda calculate the lambda and calculate the lambda and frequency, calculate the lambda and frequency of energy is 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। कितना दी है एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये सर ये क्या लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हम आज तक सुने ही नहीं है, ये क्या है। अरे ये कोई कठिन बात नहीं लिखी है भाई, देखो ध्यान से। यानी कि अगर बात करें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, एनर्जी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये आ गया 2 इंटू, समझो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 हो जाएगा। क्लियर बात। ये किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एनर्जी किस में चाहिए होती है, जूल में चाहिए होती है। किसमें चाहिए होती है, जूल में। ये 1 जूल के इक्वल होता है इतना। बात क्लियर, आगे समझो। अब आपसे पूछा क्या क्या गया है, लैम्डा पूछा गया है, क्या पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, ठीक। तो देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जिससे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई, ठीक। अब देखो 6.67 10 टू दी पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन ई, एनर्जी कितनी है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। चलो कैलकुलेट करो सारे लोग, कितना आ रहा बताओ मुझे, कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करके बताओ, जिससे पूछेंगे भाई बताएगा। भरत भाई बताओ कितना आया, हाँ 6.2 इंटू 10 टू दी पावर -7 जूल भरत भाई का आंसर आया है ये। यानी कि भरत भाई ने हमें एनर्जी निकाल के बता, सॉरी हमें लैम्डा बता दिया। लैम्डा है ये मीटर में होगा, किसमें होगा, मीटर में होगा। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आपसे पूछी गई क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, सी अपॉन लैम्डा से।
तो c कितना हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा कितना मीटर आ गया है 6.2 इंटू 10⁻⁻7 कितना आया बताओ आसाराम, 4.8 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, क्या आएगा सेकेंड इनवर्स, या क्या बोलोगे और हर्ट्ज, या और क्या बोलोगे साइकिल पर सेकंड, क्या बोलोगे साइकिल पर सेकंड बोलोगे। बात क्लियर हो गई यहां तक, ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया। देखो हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी बातें अलग हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से, मैं साइड हो जाता हूं, आप नोट डाउन करिए पहले आराम से पूरा क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी photon of light having wavelength is 5000 angstrom, 5000 angstrom are necessary to provide 1 joule of energy, 1 joule of energy, 1 joule of energy। बात क्लियर, नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, यहां तक बात क्लियर हो गई एकदम। बोलो भाई कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ठीक। अब देखो अगर ये चीज हो गई कि हाउ मैनी फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, पूछा है नंबर ऑफ फोटोन। देखो इसीलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू फोटोन आपके लिए क्या लिखाए थे, और का नेसेसरी 1 जूल की एनर्जी जा रही है, ठीक है। अब देखो क्या लगाओगे, E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्या एन कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या बना दोगे, ई एन इज ई इंटू लैम्डा अपॉन H इंटू सी, ठीक। एनर्जी कितनी है 1 जूल की एनर्जी है, वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर अपॉन H 6.67 10⁻⁻34, 6.67 इंटू 10⁻⁻34। अब सी की वैल्यू कांस्टेंट 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸, यानी कि इसकी कैलकुलेशन जल्दी करके मुझे बताओ। अरे क्या नाम है तुम्हारा दिव्यांश, बताओ n इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.5 इंटू 10⁸, इतने नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे होंगे। एन की जो वैल्यू आई देवांश भाई ने बताई, ये सही बिल्कुल आंसर है, 2.5 इंटू 10⁸, इतने ही फोटोन गिर रहे होंगे। यानी कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको पता चल गया, कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे, तो आप बताओ इजीली बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। बात क्लियर एकदम, ठीक है। अगला देखते हैं हम क्या है। देखो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट, हेडिंग डालो बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक
मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल। अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें, किसकी बात करें? बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें, किसकी बात करें? बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें। बात क्लियर है? समझना जरा। अगर हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो एक एक पॉइंट मेरा ध्यान से सुनना। ठीक, देखो भाई, उन्होंने कहा अगर कोई भी एटम है, पहला पॉइंट, और उस एटम के पास क्या है? न्यूक्लियस है। पहली चीज, पहला पॉइंट क्या हो गया? अगर कोई भी एटम है उसके पास क्या है? न्यूक्लियस है। क्लियर बात? ठीक है, किसी भी एटम के पास क्या है? न्यूक्लियस। दूसरी बात, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी कि एटम हैविंग अ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बात क्लियर यहां तक? बोलो भाई, एकदम बात क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो क्या बताया उन्होंने, कि अगर हम एटम और न्यूक्लियस के साइज की बात करें तो क्रिकेट बॉल देखिए, बॉल सभी देखा होगा, सचिन तेंदुलकर ने सिक्स मार दिया, वीरेंद्र सहवाग ने सिक्स मार दिया, विराट कोहली ने सिक्स, सब लोग क्रिकेट बॉल देखते हैं। 5 किलोमीटर की रेडियस, जिस सेंटर पॉइंट पे खड़े हो, 5 किलोमीटर की रेडियस, इतना बड़ा साइज किसका है? एटम का है। और उसके सेंटर में एक क्रिकेट की बॉल रख दो, उतना छोटा साइज किसका है? न्यूक्लियस का है। क्लियर बात? ठीक, यानी कि किसी भी एटम के पास न्यूक्लियस है, किसी भी एटम के पास न्यूक्लियस है, और उसके साइज की अगर बात करें तो एटम का जो एटम का साइज है वो लार्ज है, न्यूक्लियस का साइज स्मॉल है, और किसी एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर बात? ठीक, अब देखो, सभी ने अपने जीवन में प्यार किया है, सभी ने किया है भाई। अरे जरूरी है, गलती समझोगे भाई, मम्मी पापा से नहीं हो सकता क्या? यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस है, कि जब हम अपोजिट चार्ज को देखते हैं तो हमेशा प्यार बढ़ता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हम एक दूसरे को अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन हम यहां पर अप्रोच नहीं कर पाते। ठीक है, हम यहां पर अप्रोच नहीं कर पाते। समझना बात को मेरी, यहां पर हम अप्रोच नहीं कर पाते, और देखो फिर क्या होता है, मतलब अप्रोच तो करना चाहते हैं लेकिन इसके पास गिरते नहीं आके। ये बात भी हम करेंगे, पहले बात समझ लो। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, उसी तरीके से अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, उसी तरीके से क्या है? अर्थ किसके चारों तरफ घूम रही है? सन के चारों तरफ घूम रही है। बात क्लियर? सन के चारों तरफ घूम रही है, यानी कि जिस तरीके से अर्थ, इसीलिए इसीलिए इनको बोला गया प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया? प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन बोला गया इनको। यहां तक बात के लिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, आराम आराम से, इसीलिए कि कोई भी कितना भी कमजोर बच्चा हो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, अब समझो। इसके बाद अगर हम लोग इसके आगे की बात करें अगर, तो देखो क्या होता है। अगर हम लोग इसके आगे की अगर आपसे बात करें तो मेरी बात को लॉजिकली थोड़ा समझना। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी है। भैया आप चलना स्टार्ट करते हो तो आपके पास क्या है? मास है, वेलोसिटी है, और अगर किसी के अराउंड घूम रहे हो तो वहां सेंटर पॉइंट से वहां तक की डिस्टेंस भी तो होगी, आर। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, और उसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल NH अपॉन 2 पाई के। इंटीग्रल मल्टीपल NH अपॉन 2 पाई के क्या होता है? इक्वल होता है। बात क्लियर यहां तक? अब देखो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड,
अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, अगर एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो देखो भाई अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो समझना एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही तो देखो किसी भी एटम के पास ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। और ये खूब सारी ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इनकी इच्छा है ये जहां घूमे। अगर जैसे ही इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जंप करता है इनर टू आउटर। कहां जंप करता है, इनर टू आउटर। क्लियर बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां जंप करता है, इनर टू आउटर जंप करता है। अब एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। अब देखो अगर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो देखो क्या है, यानी कि एनर्जी को रिलीज होना पड़ रहा है, यानी कि देखो एनर्जी रिलीज हो गई। एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आउटर टू इनर। कहां जंप करेगा, आउटर टू इनर सेल साइड में जंप करेगा। बात समझ में आ गई। अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप कहां करेगा, कहां करेगा, बाहर, अंदर से बाहर की तरफ करेगा। और अगर एनर्जी को रिलीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, आउटर टू इनर जंप करेगा। बात क्लियर एकदम, कोई यहां तक डाउट, बोलो भाई, क्लियर ना। अब मैं ये 2 पॉइंट्स आप सबसे बाद में लिखना, ठीक है। और अब मैं सबसे पहला पॉइंट लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि एटम हैज अ न्यूक्लियस। एटम, पहला पॉइंट लिखिए, एटम हैज अ न्यूक्लियस atom has a nucleus where all proton and neutron are present, where all proton and neutron are present. All proton and neutron are present. अरे मैं नहीं दिख रहा हूं, कोई बात नहीं भाई, तुम लिखते चले जाओ बस। दूसरा पॉइंट लिखो, समझाएं जो कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ nucleus is very small. The size of nucleus is very small. At present, sorry, the size of nucleus is very small and its, ऐसे लिखो, and its present at center of the atom. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन revolved around the negative charge electron revolved around the nucleus negative charge electron revolved around the nucleus in the same way of in the same way of in the same way of, लिख लो, हाँ आराम से लिखो, in the same way of, in the same way of मत लिखा हो यहां पर, as, in the same way as planets
अराउंड दी सन, ठीक है। इट कॉल्ड एज प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन, इट कॉल्ड एज प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन, इट कॉल्ड एज प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर यहां तक, ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने, ठीक। इसको क्या करिए, रफ करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only on those orbit only on those orbit only on those orbit whose angular momentum angular momentum whose angular momentum is integral multiple of nh upon 2 pi of या h upon 2 pi। क्लियर, यानी कि एम बी आर जो मैं समझा चुका हूं, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, एन एच अपॉन 2 पाई के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको बंद कर लीजिएगा एक बॉक्स में एक बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आप, अब n क्या हो सकता है, n इज होल नंबर, n is whole number। Next point, the orbit in which electron can revolve are known as stationary orbit, ठीक, क्लियर भाई। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या बोलोगे लास्ट, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। 8th पॉइंट में आप लिखिएगा कि एनर्जी जो मैंने लिखाया था, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग की डायग्राम बनाओ। अब इस पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट लिखो, एनर्जी इज एमिट, क्या लिखोगे, एनर्जी इज एमिट, ठीक, लिखो। अब लिखो, एनर्जी इज एमिट, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर टू इनर, ठीक, आउटर टू इनर, ये वाला डायग्राम बनाओ। क्लियर यहां तक बात, यानी कि यहां पर बोहर्स मॉडल की आपको बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग बोहर्स मॉडल के एप्लीकेशन में। किस में चलते हैं, बोहर्स मॉडल के एप्लीकेशन में चलते हैं। और इसको मैं क्या कर देता हूं, पूरा का पूरा रफ कर देता हूं, इसको मैं पूरा का पूरा क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। देखो भाई, समझो,
देखो समझना, अब समझो आगे आप, ठीक। अब हेडिंग डालो आप एप्लीकेशन, हेडिंग डालो आप एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो देखो भाई क्या होता है, एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं, देखो एप्लीकेशन एप्लीकेशन, ठीक, समझना। अब एप्लीकेशन में सबसे पहले बात आती है किसकी, रेडियस की, उसके बाद एनर्जी की, उसके बाद वेलोसिटी की। किसकी बात आती है, एनर्जी की, रेडियस की, वेलोसिटी की। कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप रेडियस, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखिए रेडियस। अब अगर रेडियस की मैं बात करूं तो रेडियस का फॉर्मूला जो है वो R इज इक्वल टू होता है, रेडियस का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई m स्क्वायर, 4 पाई m स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। क्या लिखोगे, 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। जैसे ये देखो, हालांकि अगर बोर्ड के जो बच्चे हैं उन्हें सब कुछ पढ़ना होगा, लेकिन जो नीट के बच्चे हैं उन्हें बाद में एक शॉर्टकट निकाल के दूंगा इसी फॉर्मूले का, वो उसको यूज करेंगे, बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। अब समझना जरा, इस फॉर्मूले को मुझे प्रूफ करना है, तो समझो ये एक एटम है, ये एक एटम है और इसके पास न्यूक्लियस है, और यहां से ये r डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो देखो क्या होगा, समझना मेरी बात को। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सर अब इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v होगी। क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी v होगी, ठीक। यानी कि अब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो हैं, ठीक, यानी कि यहां पर लिख दिया Z इंटू ई, Z इंटू ई, ठीक। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, ई, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, जीरो। बात क्लियर। तो मैंने कहा इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है, तो मैंने लिख दिया Z इंटू ई लिख दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, और Z इंटू ई क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने लिख दिया बेटा Z इंटू ई। बात कंफर्म यहां तक समझो, यानी कि इतनी बात अगर आपको बिल्कुल कंफर्म हो गई तो मेरी बात को समझना आप, क्लियर एकदम। देखो क्या है, कैसे क्या करना है। दो अपोजिट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो होता है F इज इक्वल टू, फिजिक्स में पढ़ोगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है। यानी कि F इज इक्वल टू आ गया यहां पर K Z इंटू ई माइनस ई अपॉन R स्क्वायर आ गया। अब फोर्स निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम फोर्स का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो लिखते हैं K Z ई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हम क्या लेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता।
बात क्लियर? समझो भाई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर नेगेटिव पॉजिटिव को देखकर अट्रैक्ट करना चाहिए, ये इसकी तरफ गिर क्यों नहीं रहा है? इसको तो गिर जाना चाहिए भाई, इसको तो गिर जाना चाहिए। ठीक, लोग कहेंगे कि सर अंदर की तरफ जब कोई भी चीज घूमती है तो अंदर की तरफ सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल लगेगा और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये बच्चों को बस सांत्वना देने की बात होती है। समझो होता क्या एक्चुअल में, समझना। देखो क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा था, तो देखो क्या हुआ, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो ये गिर नहीं रहा है, ये गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? जवाब तो यही है। ठीक है, देखो क्यों नहीं गिर रहा है, एक चीज समझना। आप एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा है, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये पढ़ा है। आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम बी, यानी कि इसको इतनी रेडियस चाहिए घूमने के लिए, इससे कम रेडियस में ये नहीं घूम सकता, इसके अंदर नहीं आ सकता है ये, इसके बाहर जहां मर्जी घूम ले। ये भगवान जानते होंगे ऐसा क्यों हुआ होगा, ये बात की पता तो साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए, इस बात का पता साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इसीलिए नहीं, उसको इतनी डिस्टेंस चाहिए, ये इसके बाहर तो घूम सकता है लेकिन इसके अंदर नहीं आ सकता है कभी भी। समझ गए मेरी बात? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अब समझो जरा यहां पर मेरी बात। अगर आपको इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई तो मैं इसे रफ कर दूं कि इतनी रेडियस चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए। तो देखो क्या होता है, समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं देखना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या होते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? यानी कि इसके बाद इसमें दूसरी चीज क्या लग रही है, ध्यान दो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम समझना। अब अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम होता है mBr, क्या होता है mBr। क्लियर बात? यानी क्या हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। समझ गया मेरी इतनी बात? अब देखो, ये अगर एंगुलर मोमेंटम हो गया, अगर ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mb स्क्वायर अपॉन r होगा। क्या होगा, mb स्क्वायर। यानी कि अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल है और बाहर की तरफ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, तो दोनों एक दूसरे को ये भी बैलेंस करते हैं। क्लियर? यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, mb स्क्वायर अपॉन r हो गया। यहां तक बात क्लियर मेरी? अब समझना आगे। अब क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या करेंगे, इनमें से किसी के इक्वल करके हम वहां से क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। लगाओ दिमाग, किसको किसको इक्वल करना चाहिए बताओ भाई, कौन बताएगा, कौन बताएगा बताओ। देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको कहेंगे कूलम्बिक फोर्स भी आपको लिखा मिलेगा, यानी कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ESF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम CF के इक्वल कर देंगे। CF का मतलब हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है देखो K, Q1 की जगह रख दो Z इंटू E,
और इंटू ई यानी कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्या लिखोगे? एम बी स्क्वायर अपॉन एक आर से एक आर क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो v इज इक्वल टू आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या गया? के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर आ गया, v आ गया भाई। ठीक है, क्लियर? यहां से सॉरी बी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? बी स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखो वी नो दैट, हम जानते हैं बट हम कुछ नहीं जानते हैं। वी नो दैट हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। क्या होता है? एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। यानी कि एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। b इज इक्वल टू क्या आ गया? यहां से एन एच अपॉन 2 पाई एम आर आ गया। लेकिन अब क्या करोगे तुम? यहां से v की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर 2, द वैल्यू of equation 2 put in equation 1, value of equation 2 put in equation 1। जब इसको इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, समझना। इधर समझो ध्यान से, जब आप पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, इधर देखो। यानी कि जब आप पुट करोगे इस वाली की वैल्यू तो क्या होगा? देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल कर दोगे? किसके? के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। एक एम से एक एम कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट। तो आर इज इक्वल टू यहां से आ गया, आर इज इक्वल टू आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये देखो रेडियस का डेरिवेशन क्या हुआ? प्रूव हो गया। ये रेडियस का डेरिवेशन क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब देखो अगर ये रेडिएशन का डेरिवेशन, सॉरी रेडिएशन नहीं, रेडियस का डेरिवेशन प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब ध्यान देना, हमें अपने पेपर में इसको यूज नहीं करना है। हमें अपने पेपर में ये सब नहीं। देखो h क्या है? कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? प्लांक कांस्टेंट। 4 क्या है? कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट है। अगर h भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट। देखो एक बात बोलूं, उसे गलत इंटेंशन मत लेना उसका। अच्छा एक बात बताओ, जेड भी तो कांस्टेंट है लेकिन एवरी एटम का जेड अलग अलग है, लेकिन है तो कांस्टेंट। लेकिन हर एटॉमिक नंबर, हर एटम का क्या क्या है? अलग है। लेकिन वो है क्या? एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। यानी कि यहां से r इज इक्वल टू आ जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये नोट डाउन करो जल्दी, फटाफट नोट करो, जल्दी नोट करो सभी लोग। अच्छा रेड यूनिट क्या होगी? हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, एंगस्ट्रॉम। दिस फॉर्मूला, एक पॉइंट और लिख लो, दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल only हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम।
ये फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है, बाकी और कहीं पर वैलिड नहीं है। यानी कि जो एटम जिसमें हाइड्रोजन जैसा आपको दिखने लगे, जिसमें हाइड्रोजन के जैसे इलेक्ट्रॉन आपको दिखने लगे, तो वो क्या है बेटा, वो क्या है, वो आपको हाइड्रोजन लाइक एटम जैसा दिखने लगे, तो वहां पर ये फॉर्मूला रेडियस का एप्लीकेबल है। आपको जो नीट के बच्चे हैं उनको, या मेंस के बच्चे, उनको r इज इक्वल टू n स्क्वायर, सॉरी r इज इक्वल टू 0.529 अपॉन n इंटू n स्क्वायर अपॉन z, यही ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। इसको पूरा नोट करो, मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी नोट करो पूरा। देखो, अब देखो इस पर हम पहले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं, रेडियस के फॉर्मूले पर पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो, पहले मैं इस बोर्ड को रफ कर देता हूं, फिर देखो आप क्वेश्चन। लिखो, कैलकुलेट दी, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बेसिक, कैलकुलेट दी फर्स्ट Bohr, sorry, calculate the radius of first, second, third, fourth Bohr orbit. Bohr orbit for hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम, ठीक, फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए बात की गई है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बात की गई है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बात की गई है। ध्यान से देखो जरा। उफ, बच्चों को लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट रेडियस of first, second, third, fourth Bohr orbit of, calculate first, second, third, fourth Bohr orbit of हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, क्लियर बात। अब देखो, सबको दिख रहा है अच्छे से, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, लो मैं इधर हो जाता हूं, ठीक, दिख गया ना, ठीक है। देखो, कुछ नहीं, सबसे बेसिक क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की है। सबसे पहले आप निकालो, अच्छा फॉर्मूला लिखो, r इज इक्वल टू, जब तक फॉर्मूला याद ना हो जाए आप बार बार फॉर्मूला लिखते रहिए, इनटू n स्क्वायर अपॉन z, यही तो लिखोगे। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो सबसे पहले ऑर्बिट, ये आपको क्या दी, ऑर्बिट, n क्या है आपकी, ऑर्बिट है, n क्या है आपकी, ऑर्बिट है, ये क्या आपकी ऑर्बिट है। n की जगह रखो 0.529 इनटू n की जगह रखो क्या, 1 अपॉन 1, ठीक, यानी कि फर्स्ट के लिए कितना आ गया, r1 कितना आ गया, 0.529 आ गया। ऐसे डब्बे में बंद करते चलो। R2 कैलकुलेट करो, चलो Rn बताओ, R2 0.529 इनटू, अगर हम बात करें n की जगह कितना रखोगे, सेकंड ऑर्बिट का स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि 4 आ गया 2 का स्क्वायर, तो 4 9 जा हो गया 36, कैरी कितना 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा प्लस 1 21, यानी कितना आ जाएगा 2.116 आ गई क्या, R2 आ गया ये। इसके बाद देखो R3 कैलकुलेट करो सारे बच्चे, R3 0.529 इनटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1, 3 3 जा 9, 9 9 जा कितना हो गया 81, 1 आ गया, 8 कैरी, 9 2 जा 18,
9 2 जा 18, 18 प्लस 8 कितना हो गया, जल्दी बताओ, 6 26 हो गया, 2 कैरी, 9 5 जा 45 प्लस 2 कितना हो गया, 47 हो गया, यानी कि 4.7 आ गया, क्या R3 आ गया। देख लो आशुतोष भाई, कैलकुलेशन चेक कर लो, देखो कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं है, देख लेना यहां पर भाई, कैलकुलेशन देख लेना यहां पर। अब देखो R4 की अगर बात करें तो R4 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि 4 4 जा 16, कितना हो गया 16, और 16 9 जा कितना हो गया 144, यानी कि 4 14 कैरी, 16 2 जा 32, 32 प्लस 14 46, 6 आ गया, कितना कैरी 4 कैरी, 4 कैरी, यानी कि फिर कितना हो गया बेटा 16 5 जा 80, 80 प्लस 4 कितना हो गया 84, ये कितना आ गया 8 पॉइंट, ये आ गया R3, सॉरी R4, R4। यानी कि अब आपको इस तरीके की कोई भी बात पूछी जाएगी तो आप, मुझे लगता है इजीली बता दोगे, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, लिखिए, लिख लीजिएगा, ठीक, रफ कर देता हूं। अगर आपको नोट करना हुआ करे तो अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, calculate the radius ratio of third and fifth Bohr orbit, third and fifth Bohr orbit of He plus atom, of He plus atom, ठीक है, ऑफ He प्लस एटम, क्लियर बात। अब देखो अगर ये He प्लस एटम की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, He प्लस एटम की अगर बात की जा रही है तो समझना मेरी बात ध्यान से, क्लियर एकदम, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ He प्लस एटम, क्लियर, यहां तक कोई डाउट, बोलो भाई, कोई डाउट यहां तक नहीं। अब बात की He प्लस, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और इस पर कितने पॉजिटिव लगा दिए उसने 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते 1, तो कैसा स्पीशीज बन गया, ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया, कैसा एटम बन गया, हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया। अब देखो अगर ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया, क्या बन गया, हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया, तो देखो क्या हो समझना, सबसे पहले R3 लिखो, 0.529 इंटू n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, एटॉमिक नंबर 2 ही लिखोगे क्योंकि इसे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसा बनाया गया है। बच्चे क्या गलती करते हैं, He प्लस लिखा होता है, यहां एटॉमिक नंबर भी बंद कर दे, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, उसको हाइड्रोजन लाइक एटम जैसा बनाया गया है, वो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं He प्लस की, ठीक, तो कितना हो गया 2, R5 लिखो, क्या आ गया 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 2, आपसे रेशियो पूछा गया R3 अपॉन R5 का, तो कैसे करोगे 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 2, इससे ये कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया बेटा 3 3 जा 9, और ये कितना हो गया अपॉन 25, यानी क्या रेशियो हो गया R3 रेशियो R5 कितना आ गया बेटा 9 रेशियो 25, कितना आ गया 9 रेशियो 25 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया आंसर आ गया, क्लियर बात, यहां तो कोई डाउट नहीं।
अब अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है, आपको इतनी बात क्लियर है तो समझना जरा। इसको मैं रफ कर दूं, नोट डाउन करो, जल्दी करो यार, लिखो। आशाराम जल्दी लिखो। लिख लिया? ठीक, मैं रफ करता हूं। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस रेशियो ऑफ टू बोहर orbit, the radius ratio of two Bohr orbit is 1:9। कितना हो गया? 1:9। ठीक, यहां तक लिखो 1:9। आगे लिखो 1:9। यहां तक लिख लिया सभी लोगों ने? ठीक। what would be the three, what would be, लिखो what would be the nomenclature? What would be the nomenclature? Clear? What would be the nomenclature? कि nomenclature क्या होगा? ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक। What would be the nomenclature? nomenclature क्या होगा? ठीक, समझना। पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी लिख लो आप, ऑप्शन भी लिख लो आप लोग। पहला ऑप्शन है K एंड L, दूसरा ऑप्शन है L एंड M, तीसरा ऑप्शन है K एंड M, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ क्या होगा? इतना तो सभी जानते हो, 10th और 9th पढ़ के आए हो। पहले K सेल आती है, फिर L सेल आती है, फिर M सेल आती है, फिर N सेल आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर एकदम? ठीक है, ठीक। देखो लिख लो, बताओ जल्दी, बताओ दीक्षा, बताओ दीक्षा। नहीं पता? अच्छा। सोनल तुम बताओ। नहीं पता? अच्छा, नहीं आ रहा है। अच्छा, कावेरी तुम बताओ। नहीं? अच्छा, चलो हम ही करते हैं फिर। देखो, द रेडियस रेशियो ऑफ टू बोहर ऑर्बिट इज 1.1:9, 1:9 फॉर, यहां थोड़ा ऐसे लिख लो और क्वेश्चन को इस तरीके से लिखो, और थोड़ा सा मिस है एक चीज, लिखो फॉर Li+2, ऐसे लिखो फॉर Li+2। ठीक, क्या लिखा आपने? फॉर Li+2। क्लियर? अब समझना। अब देखो आप मुझे ध्यान से, मुझे नहीं मतलब क्वेश्चन को, यानी कि R1 ऐसे लिख लो, और किसका रेशियो दिया गया है? रेडियस रेशियो दिया है 0.529 इंटू N1 अपॉन लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, R9 क्या दिया गया है? इसकी जगह लिखो R1 की जगह 1, और यहां पर क्या दिया गया है? R9 9 इज इक्वल टू 0.529, देखो आप लोग ध्यान नहीं देते, स्क्वायर होगा, इंटू N9 का स्क्वायर, N2 स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया। दोनों को डिवाइड करो, 1/9 इज इक्वल टू 0.529 इंटू N1 स्क्वायर अपॉन 3, 0.529 N2 स्क्वायर अपॉन 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 0.529 से 529 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। तो N1 अपॉन N2 कितना आ गया? N1 अपॉन N2 आ गया 1/3। क्या आ गया? 1/3, ये आ गया। यानी कि N1 इक्वल टू 1 और N2 इक्वल टू 3।
यानी कि n1 इक्वल टू इस 1 का मतलब हो गया k। अब देखो KLM क्या हो गया KLM, और यहां पर क्या आ जाएगा m आ जाएगा। आंसर कौन सा ऑप्शन बनना, देखो भाई कोई ऑप्शन में है K एंड M, थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन में डिक्टेट कर देता हूं, आपको घर से करना है। क्वेश्चन लिखो आप लोग, मैं घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट of hydrogen and first excited state of Li plus 2। ठीक है, बात क्लियर यहां तक। अब एक बात बता दूं, कहोगे सर आपने एक्साइटेड स्टेट, देखो अगर टर्म यूज कर दिया मैंने एक्साइटेड स्टेट, क्या टर्म यूज कर दिया मैंने एक्साइटेड स्टेट, अगर मैंने टर्म एक्साइटेड स्टेट यूज कर दिया तो समझना, जैसे बोला उसने कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, क्या बोला उसने कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब पता क्या हो गया आपको, ये किस ऑर्बिट में होगा, थर्ड ऑर्बिट में होगा। n+1 हो जाता है, क्या हो जाएगा n+1। मैं बोलूंगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या समझोगे सेकंड ऑर्बिट में है। मैं बोलूंगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो आप क्या समझोगे फिफ्थ ऑर्बिट में है। ओके, आप यहां तक पढ़िएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वेलोसिटी को पढ़ेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, यहां तक का कल पार्ट हम खत्म करेंगे, यानी कि कल की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं जाइएगा नहीं, आप ध्यान दीजिएगा सारी क्लासेस पर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।